नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। भारत की कृषि सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की 10% की सीमा से काफी नीचे है और विकसित देशों को खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न भंडार रखने के मामले का स्थायी समाधान तलाशने को लेकर कदम उठाना चाहिए। भारत की तरफ से WTO को दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने कुल कृषि सब्सिडी 56 अरब डॉलर दी है, जिसमें व्यापार बिगाड़ने वाली सब्सिडी केवल 13.8 अरब डॉलर थी, जो चावल और गेहूं समेत 23 जिन्सों को दी गई। भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2010-11 में धान की खरीद के लिए जो सब्सिडी दी वह मूल्य के संदर्भ में धान के कुल उत्पादन का करीब 6% थी। गेहूं के मामले में सब्सिडी 1% नकारात्मक रही। अमेरिका और WTO सदस्य कृषि सब्सिडी को अधिसूचित नहीं करने को लेकर भारत की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अब भारत ने WTO को वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक यानी 7 साल की अधिसूचना दे दी है। त्योहारों के दौरान खाद्य तेल उपभोक्ताओं को राहत दिला सकते हैं। बीते 1.5 महीने के दौरान आयातित तेलों के दाम 20% तक घटने से देसी तेल भी 12% तक सस्ते हुए हैं। कारोबारियों ने आयातित तेलों में भारी मंदी के मद्देनजर सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है, ताकि उद्योग और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। बारिश में देरी और इसके नतीजतन खरीफ सीजन में बुआई का रकबा घटने के बावजूद कृषि जिन्सों की कीमतें अप्रैल से 20% तक गिर चुकी हैं। इस खरीफ सीजन में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जगह बनाने के लिए खुले बाजार में 1 करोड़ टन गेहूं और 50 लाख टन चावल बेचा है। कई मौकों पर खाद्य मंत्रालय ने यह बात दोहराई है कि सरकार इस त्योहारी सीजन में कृषि जिन्सों की कीमतें नहीं बढ़ने देगी। फलों और सब्जियों को कृषि उपज विपणन समिति के दायरे से बाहर निकालकर और प्याज एवं आलू को आवश्यक जिन्सों में शामिल कर सरकार ने स्टॉकिस्टों में छापेमारी एवं माल जब्ती का डर पैदा कर दिया है। इससे बाजार में इन जिन्सों की आवक बढ़ी है। खाद्य तेलों के 2 बड़े उत्पादक देशों मलेशिया और इंडोनेशिया में भारत के खाद्य तेल बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिस्पर्धा मची हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया के इन दोनों देशों की नजरें भारत के 10 अरब डॉलर के खाद्य तेल बाजार पर टिकी हैं। द सॉल्वेंट एक्ट्रेसर्स एसोसिएशन ने बताया कि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों भारत के बाजार को लेकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। SEA द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2014 में भारत में खाद्य तेल का आयात 76% बढ़कर 13.3 लाख टन हो गया। 1994 में ओपन जनरल लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति मिलने के बाद यह आंकड़ा सर्वाधिक है। कीमतें कम स्तर पर होने के कारण आयात में अचानक तेजी आई है। अगले फसल सीजन में काली मिर्च का घरेलू उत्पादन 2 गुना होने की संभावना है, यह कहना है इस क्षेत्र के प्रमुख निर्यातकों और उत्पादकों का। दिसंबर से शुरू होकर अगले मई में खत्म होने वाले सीजन में कुल उत्पादन 60,000 से 65,000 टन के बीच रहने का अनुमान है। मसाला बोर्ड का अनुमान है कि इस बार भारत का कुल उत्पादन 70,000 टन पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2014 में भारत का कुल उत्पादन महज 30,000 से 32,000 टन रहा था। स्थानीय कारोबारियों और प्रमुख निर्यातकों के मुताबिक उत्पादन में बढ़ोतरी का स्थानीय बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा और कीमतों में गिरावट आएगी। उनका मानना है कि वर्ष 2015 के सीजन में कीमतें 30 से 35% कम होंगी। उत्तर प्रदेश में हुई जोरदार बारिश ने न केवल धान की फसल को सहारा दिया है, बल्कि रबी की अच्छी फसल की भी उम्मीदें जगा दी हैं। सितंबर के महीने में हो रही जोरदार बारिश और इसके आगे भी जारी रहने के अनुमानों के चलते प्रदेश के कृषि विभाग का आकलन है कि रबी की फसल अच्छी रहेगी। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सितंबर के दूसरे सप्ताह में 6 दिन तक लगातार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के बाद अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी बारिश के जारी रहने की उम्मीद जताई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार खरीफ के सीजन में धान का रकबा घटा है, लेकिन जिन किसानों ने धान की बुआई कर ली थी उनके लिए फसल के पकने के ठीक पहले होने वाली बारिश संजीवनी का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मृदा और जलवायु के अनुसार आलू की प्रजातियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहली सब्जी वाली किस्में जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी अशोक, कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी पुखराज,
कुफरी सिंदूरी, कुफरी सतलज और कुफरी आनंद हैं। दूसरे प्रकार की आलू की प्रसंस्करण योग्य किस्में जैसे कुफरी चिप्सोना प्रजातियां हैं। आलू की मुख्य फसल की बुआई के लिए 15 से 25 अक्टूबर का समय उचित रहता है। आलू की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद की दूरी आलू के आकार के अनुसार की जाती है, जैसे कि 20, 40, 60 और 80 ग्राम आकार वाले बीज कंदों को क्रमशः 15, 20, 30 और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहरे में बुआई करें। आलू की बुआई से पहले इसके बीज को 3% आर्गेन्यूमरल यौगिक के 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करनी चाहिए। किसान अधिक लाभ कमाने के लिए जल कृषि की उत्तम पद्धतियां अपना सकते हैं। ऐसे में किसान स्वस्थ मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य बीज के लिए मांग पत्र जनपदीय मत्स्य पालन विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। नवजात मछलियों को पकड़ने से बचें, मत्स्य की उत्तम पद्धतियां अपनाएं और राज्य के मत्स्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्पाद की धारणीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल कृषि में एंटीबायोटिक और अन्य निषिद्ध रसायनों के प्रयोग से बचें और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के FFDA सेंटर से संपर्क करें। किसान गन्ने की सुरक्षा के लिए गन्ने की बढ़वार के अनुसार त्रिकोणात्मक बंधाई करें। इसके लिए एक पंक्ति के 2 थान को दूसरी पंक्ति के 1 थान के साथ बांधें। शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए कोषा 8436, कोषा 88-230, कोषा 95-235, कोषा 96-28 और कोषा 98-321 जैसी प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था करें। रेशम कीट के लिए शहतूत या अर्जुन की 3 फीट से अधिक ऊंचाई की पौध को तैयार गड्ढों में रोपाई करें। किसान तालाब के किनारे मेड़ों पर केला, पपीता, शहतूत आदि लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इस मौसम में पशुओं को साफ और ऊंचे स्थानों पर बांधें और डांस मक्खी से बचाव के लिए धुआं करें। इसके अलावा घर के अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए नीम की सूखी पत्तियों और सूखी लाल मिर्च का प्रयोग करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1600 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1640 रुपए, आगरा की मंडी में 1620 रुपए और गोरखपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1630 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2025 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2100 रुपए, आगरा में 2080 रुपए और गोरखपुर में चावल का भाव 2055 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चने की औसत कीमतों की करें तो चना लखनऊ की मंडी में 3600 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3460 रुपए, आगरा में 3500 रुपए और गोरखपुर की मंडी में चने का भाव 3580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों का भाव 3450 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3300 रुपए, आगरा में 3560 रुपए और गोरखपुर की मंडी में सरसों का भाव 3390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 1940 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2050 रुपए, आगरा में 1980 रुपए और गोरखपुर में टमाटर का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1625 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1500 रुपए, आगरा में 1555 रुपए और गोरखपुर में 1650 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। बैंगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैंगन 900 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 860 रुपए, आगरा में 850 रुपए और गोरखपुर की मंडी में बैंगन का भाव 905 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू के औसत भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1860 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1900 रुपए, आगरा में 1880 रुपए और गोरखपुर की मंडी में आलू का भाव 1920 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर गुड़ के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3170 रुपए, आगरा में 3100 रुपए और गोरखपुर की मंडी में गुड़ का भाव 3040 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
फलों में पपीते के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में पपीता 1,900 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1,940 रुपए, आगरा में 1,850 रुपए और गोरखपुर में पपीते के औसत भाव 1,970 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है एक किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, कहते हैं जो हल जोते खेती वाकी और नहीं तो जाकी ताकी। किसान भाइयों, खेती का कार्य करते समय यदि हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ खेती का कार्य करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान मोतीलाल सिंह पटेल मिर्जापुर से हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत के बल पर आज कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोतीलाल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मोतीलाल जी, आप ये कृषि का कार्य कब से कर रहे हैं? करीब करीब हम 10-12 साल से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से धान और गेहूं की खेती होती है। हमारा एरिया बाढ़ एरिया है जी। तो इस समय क्या सामयिक कार्य धान की खेती में इस चल रहा है? समय धान की रोपाई
धान को रोपे हुए कम से कम 55-60 दिन हो गए हैं और धान में जितना खाद हम किसानों को देना रहा सब खाद दे दिया गया है। दूसरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग देनी है। जो धान में जीव पड़ने को जब हो रहा है अब खाद देनी है, उसमें हम बची आधी यूरिया की मात्रा उस खेत में छिड़क देंगे। अच्छा, तो इस वक्त जो है इस समय बरसात बहुत कम हुई है और धान की खेती के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये बताइए कि धान की खेती करते समय आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी, इस समय प्रकृति के अनुरूप पानी कम बरसा, हम किसान ट्यूबवेल से या नहर के माध्यम से खेत की सिंचाई कर रहे हैं। पानी कम बरसने में धान में झुलसा रोग लग गया है। अच्छा। अब झुलसा रोग के बचाव के लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि उस बची हुई खाद में 5 किलो प्रति बीघा, जो 20 बिस्सा का बीघा होता है, 5 किलो जिंक, 21% का जिंक और 10 किलो यूरिया मिला करके धान के खेत में छिड़काव कर दें। उससे धान का झुलसा खत्म हो सकता है। या उसको 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम जिंक घोल करके मशीन द्वारा छिड़काव कर दें तो झुलसा रोग समाप्त हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऐसा कार्य जिससे जो है धान की खेती को कोई नुकसान ना हो, कुछ ऐसा? और कोई तो नुकसान नहीं है, जैसे मतलब नुकसान में जैसे है चूहा वहा, तो इस समय ऐसा व्यवस्था नहीं है। यदि चूहा लग भी जाए तो किसान भाइयों धान में जिंक फास्फाइड एक 6 ग्राम की पैकेट आती है, उसको आटा में गोली बना करके जगह जगह बिलों पर रख देते हैं। आटे की गोली? हाँ, आटा की गोली बना करके बिलों में रख देते हैं और चूहा खा करके अपने आप समाप्त हो जाता है। या पानी की कमी के चलते ये सब चूहा लग रहा है, नहीं पानी होता तो धान में नहीं लगता। अच्छा, तो मोतीलाल जी ये बताइए कि धान की खेती करने से आपको कितना फायदा हो जाता है? अब धान की खेती के लिए समय समय पर जैसा व्यवस्था होता है लाभ, जैसे 1 एकड़ का यदि कम से कम धान में खेती किया जाए तो शुद्ध रूप से 10 से 12 हजार रुपये प्रति एकड़ फायदा हो सकता है। अच्छा, क्या इसके लिए आप अपने आसपास जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं या उनको कुछ ऐसी जानकारी कि वो जागरूक हो सके और अच्छी तरीके से कर सके खेती? जी, शासन के माध्यम के तहत हर ब्लॉक में 2 किसान विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अच्छा। तो जो प्रगतिशील किसान होते हैं वह किसान उसमें जाकर के अच्छी खेती बाड़ी के विषय में किसानों को बीच में बताते हैं और समय समय पर किसानों की गोष्ठियां होती रहती हैं, तो प्रगतिशील बुला करके उसमें किसान जाते हैं, पूरा समझाते हैं, खाद, बीज, दवा, जोताई, रोपाई, सुहाई, सारा चीज़ बताते हैं हम वैसे। अच्छा, तो खेती के अलावा क्या पशुपालन का कार्य भी करते हैं? जी हाँ, पशुपालन में हम लोग 2 गाय रखते हैं और दोनों गाय दुधारू हैं, जिससे पशु के साथ साथ खेती के साथ साथ पशुपालन का काम करते हैं। और हमारे पास एक गोबर गैस प्लांट है 2 घन मीटर का। अच्छा। जो गोबर निकलता है तो उस गोबर गैस में हम लोग अपना छोड़ करके बढ़िया से खाद भी बनाते हैं और उस गोबर गैस से भोजन बनाने का काम करते हैं। गोबर गैस से जो गोबर निकलता है प्रति वर्ष कम से कम 2 एकड़ खेत में उसका छिड़काव किया जाता है। अच्छा। और उससे रासायनिक खाद की भी बचत होती है और खेती में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हैं कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों को जो है फ़ायदा हो सके खेती करने में और जो है पशुपालन करने में? खेती और पशुपालन में तो यही हुआ कि पशुपालन खेती के साथ साथ आदिकाल से चला आ रहा है कि खेती के साथ पशुपालन और थोड़ा बागवानी का काम। तो थोड़ा जैसे लोग बागवानी का काम थोड़ा बहुत में करते हैं हम लोग, तो उससे किसानों को अच्छा अलग से आमदनी हो जाती है। अच्छा, अलग से। ये बताइए कि आप जो ये खेती का कार्य कर रहे हैं और पशुपालन का साथ में कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या आपको बचत हो जाती है? जो भी आपने जो लगाया है तो उससे क्या कुछ बचत भी होती है? जी हाँ, अपना कार्य करके थोड़ा बहुत बचत हो जाता है, तब ना आदिकाल से खेती चली आ रही है, बचत हो रहा है सब काम। अच्छा, कितने एकड़ पे कर रहे हैं आप? हम इसमें 5 एकड़ की खेती कर रहे हैं। अच्छा, 5 एकड़ में कर रहे हैं। तो प्रति एकड़ जमीन का कितना खर्चा आता होगा खेती करने का? खेती करने में कम से कम 7 से 8 हजार रुपया प्रति एकड़ आ जाता है। तो जो भी माल जो तैयार हुआ है तो उसको आप विपणन के लिए कैसे भेजते हैं? विपणन के लिए अब इलाकों में धान की मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई है, राइस मिल वाले लग गए हैं। जब वहीं धान तैयार हो जाता है राइस मिलर अपने पास किसानों के पास चले आते हैं और जैसा जो भाव निश्चित रहता है ले लेते हैं। पिछले वर्ष में तो भाव मोटे धान का 1200 रुपया प्रति कुंटल रहा। अच्छा,
तो आप उस तरह से अच्छा कुछ व्यवसायी या कुछ आपके यहाँ पर आते हैं गांव में, और क्या तब वहाँ पे भी आप उनकी वो करते हैं कि माल बेचते हैं उनको? जी, वहाँ भी माल बेच देते हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी क्रय केंद्र चलते हैं उस पर भी किसान धान दे देता है। अच्छा। तो उसका भी पैसा मिल जाता है चेक के माध्यम से। अच्छा, तो सरकार की तरफ से क्या किसी तरह की सहायता आप लोग को मिल रही है? सरकार की तरफ से खेती में तो इस समय थोड़ा बहुत सहायता नहीं मिल रही है, जिससे अनुदान खाद पर मिल रहा है, बीज पर अनुदान मिल रहा है जी। तो इससे मिल रहा है, उससे किसान काम कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जब भी धान की खेती के लिए बीज का प्रयोग करते हैं तो वो किस तरह का बीज लेते हैं और कहाँ से लेते हैं? ये जो बढ़िया जो अपने बगल में ब्लॉक की जो दुकानें होती हैं, गोदाम जो होता है वहाँ से बीज लेते हैं। नहीं, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के प्लान हैं, जैसे सरकारी दुकान जैसे जिला स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, ब्लॉक मुख्यालय पर है, सरकार द्वारा स्थापित है और बढ़िया बढ़िया बीज सरकार के द्वारा से हम लोगों को मिलता है। अच्छा, हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से खेती कर सके और अगर वो भी धान की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धान की खेती इस बार थोड़ा प्रकृति से मानसून बरसात कम हुई, जरूरत से कम बरसात हुई, तो धान के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहता है। तो अब किसान बड़े मेहनत के साथ ट्यूबवेल के जरिए या नहर भी नहीं आ रही है, ट्यूबवेल से काफ़ी पैसा, डीजल बहुत महंगे हैं और ट्यूबवेल से चला करके धीरे धीरे किसान रोप रहा है। अब प्रकृति यदि अच्छी बरसात कर दे तो धान की अच्छी खेती हो सकती है। अच्छा, अच्छा, इस समय खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी नई तकनीक आ गई हैं जी। तो ये बताइए कि आप क्या नई तकनीक के द्वारा भी जो है खेती करते हैं? जी हाँ, जैसे शासन के मंशा के तहत SRI पद्धति से खेती होती है और उसमें सरकार द्वारा अच्छा सुविधा मिलता है। SRI पद्धति का मतलब है कि लाइन से रोपाई की जाती है और लाइन से रोपाई करने में लाभ होता है कि पौधा जल्दी गिरता नहीं है और उसमें गुड़ाई निकाई करने की भी सुविधा होती है। और इस जनरल पद्धति से या SRI पद्धति से कम 20% अच्छा लाभ होता है, 20% अच्छा उपज होता है। अच्छा। तो किसान को अच्छा लाभ होता है SRI पद्धति। मगर SRI पद्धति से जो चयनित किसान होते हैं, सरकार की मंशा जैसे एक ब्लॉक में 20, 25, 50 किसानों को देती है, इसे करते हैं लोग। अच्छा। SRI पद्धति से यदि सारे किसान करने लगे तो बहुत अच्छा लाभ है, मगर उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, वो जैसे लाइन लगा करके रोपाई करना पड़ता है, लाइन से लाइन हटाते अपना 6 इंची जिससे पौधा से पौधे के। मोतीलाल जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत